मनुष्यों का आखेट करता यानी शिकार करते हुए मनुष्य का जो तस्वीर है वो तस्वीर प्राग ऐतिहासिक चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु मानी जाती है। बाबर को चित्रकला में इंटरेस्ट था और बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है ना, वो आत्मकथा जो है वो किस नाम से लिखा है? बाबर नामा। ठीक है, बाबर नामा के नाम से उसने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसे तुझ के बाबरी कहकर पुकारा जाता है। कहा जाता है कि सिकरी गांव के रहने वाले प्रसिद्ध चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को जहांगीर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो जब हिंदू और मुसलमान या हिंदू और फारसी लोग जो है जब आपस में मिल गए तो कहा जाता है कि एक मिक्स चित्रकला शैली का जन्म हुआ, जिसे इंडो इस्लामिक चित्रकला शैली कहकर पुकारा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बटवाल एक बार फिर से दृष्टि आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के सेशन में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखकर ये जो है प्लान, ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। और इसी के अंतर्गत कला और संस्कृति के अंतर्गत आज के सेशन में हम सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक जुड़ा हुआ है मुगल चित्रकला से। और मुगल चित्रकला की जब हम बात करते हैं तो हम बाबर से लेकर औरंगजेब के समय तक मुगल चित्रकला की क्या प्रगति रही उसके बारे में आज के सेशन में हम सब बात करेंगे। हम सब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपने समकालीन एक प्रसिद्ध चित्रकार की चर्चा की है। वो प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? साथ में हम सब इस बात की भी चर्चा करेंगे कि हुमायूं जब शेरशाह सूरी से पराजित हुआ तो यहां से वो चला गया फारस के शासक के दरबार में। वहां पर उसकी मुलाकात कौन से दो चित्रकार से हुई थी जिसने कि बाद में मुगल चित्रकला की नींव रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम सब इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि अकबर के समय में मुगल चित्रकला ने कौन सा रूप धारण किया। मुगल चित्रकला की अगर हम बात करें तो उसका वास्तविक विकास जो है जिस प्रथम मुगल शासक के समय में प्रारंभ हुआ वो मुगल शासक अकबर था। तो अकबर के समकालीन प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से थे, अकबर के समय के मुगल चित्रकला की क्या क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में हम सब इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि मुगल चित्रकला का हम क्यों कहते हैं कि जहांगीर के समय में क्लाइमेक्स आया। तो जहांगीर के समय की चित्रकला की क्या क्या विशेषताएं थी, उसके समकालीन प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से थे, क्या होता है कायरो स्क्योरो या फिर क्या होता है पर्सपेक्टिव, क्या होता है फोर शॉर्टनिंग, क्या होता है। और यूरोपियनों से जब मुगल शासकों का संपर्क स्थापित हुआ तो मुगल चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव क्या क्या पड़ा। क्योंकि भारत की भी अपनी एक बहुत ही समृद्ध जो है चित्रकला की परंपरा रही है, तो मुगल चित्रकला पर भारतीय चित्रकला का क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी बातें हम सब जो है आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और एक बात आप नोटिस करोगे कि जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में चित्रकला के क्षेत्र में उस तरह की बातें या उस तरह की प्रगति देखने को नहीं मिलती है जिस तरह की प्रगति जो है हम मुगल काल में देखते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि शाहजहां के काल में वहां पर मुगल चित्रकला का क्या हर्ष होता है और औरंगजेब के समय में क्यों मुगल चित्रकला का पतन हो जाता है। आज के सेशन में हम इसी बात को संभालने की कोशिश करेंगे, इसी बात को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आज के सेशन में मुगल चित्रकला। ठीक है, मुगल चित्रकला की बात करने के पूर्व हम सब इस बात को समझें कि अगर हम मुगल चित्रकला की बात करते हैं तो यह चित्रकला किस तरह की चित्रकला है। क्या ये मिनिएचर पेंटिंग है, क्या ये वॉल पेंटिंग है, क्या ये म्यूरल पेंटिंग है, किस तरह की पेंटिंग है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि मुगल चित्रकला जो है ना ये लघु चित्रकला है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि ये किस तरह की कला है, लघु चित्रकला। और इसको इंग्लिश में मिनिएचर पेंटिंग कहकर पुकारा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्या कहते हैं? मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं। और जबकि अगर आप इसके पहले देखेंगे भारत में जो चित्रकला की अपनी परंपरा रही थी, ठीक है, चाहे आप स्टोन एज की बात कर लीजिए, ठीक है, यानी कि पाषाण काल की चित्रकला की बात कर लीजिए, तो पाषाण कालीन जिसको हम कह सकते हैं प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक कालीन अगर हम चित्रकला की बात करें तो इसके दर्शन जो है
कहां कहां पे हो सकता है, ठीक है। आपको पता है भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसी प्रकार पंचमढ़ी हो गया, ठीक है, पंचमढ़ी हो गया। इसी तरह से मिर्जापुर का क्षेत्र है, मिर्जापुर में बहुत सारे ऐसे जो है जगह हैं जहां से जो है प्राचीन कालीन या प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, जैसे कि भलडरिया हो गया, घोड़मंगर हो गया, विंडम हो गया, लिखोनिया हो गया। ये सब मिर्जापुर के क्षेत्र में स्थित है और वहां से प्राग ऐतिहासिक कालीन या पाषाण कालीन बहुत सारे चित्रों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इन सब की चित्रकला की अगर बात करें तो ये सब वास्तव में क्या है, भित्ति चित्रकला है, ठीक है। भित्ति चित्रकला को म्यूरल पेंटिंग में कहेंगे और ये कह सकते हैं कि गुफा की दीवारों पर ये चित्रकारी मिलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यानी कि ये लघु चित्रकला नहीं है, मिनिएचर पेंटिंग नहीं है। पाषाण काल से जब हम निकल कर बाहर आते हैं तो फिर आप देखेंगे कि चित्रकला क्या, अगर आप बेहतरीन दर्शन की बात करोगे तो इसके बाद फिर क्या होता है, अजंता, ठीक है, अजंता की गुफा या फिर एलोरा की गुफा के चित्र की बात कर लें या फिर बाघ की गुफा के चित्र की बात कर लें, तो ये सारे के सारे जो चित्र है ना, ये सब के सब, यानी कि अगर हम भीमबेटका से स्टार्ट करें तो भीमबेटका, पंचमढ़ी, मिर्जापुर के विभिन्न स्थलों से लेकर जब अजंता, एलोरा, बाघ की गुफा तक जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि इस काल में लघु चित्रकला की परंपरा नहीं थी, इस काल में मिनिएचर पेंटिंग की परंपरा नहीं थी, बल्कि ये पेंटिंग जो है म्यूरल पेंटिंग था। और कहा जाता है कि गुफा की दीवारों पर ऐसे चित्र जो है बनाए गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है तस्वीर थी, किसी कागज पर या किसी ताड़ के पत्र पर इस तरह की चित्रकारी नहीं किए गए। और ये सारी जो चित्रकारी थी ना, या तो वो टेम्पेरा पेंटिंग था या फिर फ्रेस्को पेंटिंग है। तो टेम्पेरा और फ्रेस्को पेंटिंग की भी जो है भारत में अपनी एक अलग परंपरा रही है। लेकिन जब हम लघु चित्रकला की बात करते हैं तो भारत के इतिहास में अगर कभी भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि लघु चित्रकला की शुरुआत भारत में कहां से होती है, कौन सी शैली से होती है, तो ध्यान ये रखना है कि पाल चित्रकला। ये पाल चित्रकला कहा जाता है कि बंगाल और बिहार पर शासन करने वाले जो पाल वंशीय शासक थे, उन पाल वंशीय शासकों के शासन काल में महात्मा बुद्ध के जीवन को उकेरने के लिए ताड़ के पत्रों पर चित्र बनाए गए और इस प्रकार पाल शैली के अंतर्गत सबसे पहली बार मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत की गई। लेकिन जब हम पूर्वी भारत से निकलकर जब हम पश्चिम भारत में जाते हैं, जब हम गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र में जाते हैं, फिर वहां पर क्या होता है, जैन चित्रकला शैली का विकास होता है। उसको आप पश्चिमी चित्रकला शैली कह सकते हैं, जैसे पाल चित्रकला शैली को पूर्वी शैली कहा जाता है, उसी तरह से जैन चित्रकला शैली को पश्चिमी चित्रकला शैली कह सकते हैं, उसे अपभ्रंश शैली कहकर भी पुकारा जाता है। तो नाम से ही लग रहा है जैन धर्म या जैन शैली, तो इसका मतलब है जैन धर्म से जुड़े हुए जो तीर्थंकर थे, उन तीर्थंकरों से संबंधित है तस्वीरों को उकेरना, ये जैन चित्रकला शैली की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। और ये सारे चित्र, अगर हम जैसे देखिए पाल वंश के चित्र की बात करें तो पाल वंश के चित्र जो है ना वो ताड़ के पत्रों पर बने हुए हैं। लेकिन जब हम जैन चित्रकला शैली की बात करते हैं तो ये 12वीं शताब्दी तक जाते जाते भारत में क्या होता है, कागज का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए ये लघु चित्रकला जो शैली है, ये शैली वास्तव में ताड़ के पत्रों से निकलकर अब कागज पर जो है किया जाने लगता है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो भित्ति चित्रकला शैली से निकलकर जब हम लघु चित्रकला शैली से की ओर जाते हैं तो यहाँ पर निश्चित रूप से पाल चित्रकला शैली ऐसी पहली चित्रकला शैली थी जिसमें लघु चित्रकला की बात की गई, जिसमें मिनिएचर पेंटिंग की बात की गई। इसके बाद एक प्रकार से कह सकते हो कि लघु चित्रकला की शैली का अपनी एक परंपरा, अपनी एक रवायत जो है वो प्रारंभ हो जाता है और ये क्रमशः चलता है। जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल में जो है जितने भी चित्र बने हैं ना, वो कोई वॉल पेंटिंग नहीं है, वो कोई म्यूरल पेंटिंग नहीं है, बल्कि वो जो चित्र है वो मिनिएचर पेंटिंग है, या तो कागज पर या फिर ताड़ के पत्रों पर, विशेषकर कागज पर। और उस समय जो है ना, चूंकि भारत में प्रिंटिंग प्रेस तो आया नहीं था, तो उस समय जितनी भी किताबें लिखी गई है ना, वो सारी की सारी किताबें जो है वो किस तरह की थी, पांडुलिपि थी। और पांडुलिपि जो तस्वीर है, उसमें जब तस्वीरों के अंकन की बात आती थी तो समकालीन चित्रकारों के द्वारा जहां पर भी
चित्रों की आवश्यकता पड़ती थी, उन सब के द्वारा जो है चित्रों का निर्माण किया जाता था, चित्रों की जो है वो अंकन किया जाता था पुस्तकों में। और फिर इसी तरह से जैसे आपको रज्मनामा के बारे में पता होगा कि महाभारत का जो फारसी भाषा में किया जाने वाला जो अनुवाद है वो रज्मनामा के नाम से पुकारा जाता है। तो रज्मनामा में भी जो है बहुत सारे तस्वीर बने, और उस समय जाहिर सी बात है कि प्रिंटिंग प्रेस ना हो पाने की वजह से हाथ से ही पुस्तकें लिखी जाती थी। ठीक है, सुलेखक होते थे, कैलीग्राफर होते थे, नस्तालिक होते थे, वो सब सुंदर सुंदर अक्षरों में कहा जाता है कि पांडुलिपियों में अपनी अपनी बातों को वो लिखा करते थे। ठीक है, तो ये अपने आप में कहा जाता है कि लघु चित्रकला की जो परंपरा है वो मुगल चित्रकला के समय में आने के बाद वो और भी समृद्ध और भी रिच हो जाता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में अगर चित्रकला की सफर की बात करें तो ये चित्रकला का जो सफर है ना वो भित्ति चित्रकला से, वो कहां से चलता है, भित्ति चित्रकला से ये जो सफर है ये सफर कहां तक जाता है, लघु चित्रकला तक। लघु चित्रकला, ठीक है, इसे हम कहेंगे म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग कहेंगे। इसे क्या कहा जाएगा, मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग कहा जाएगा। ये जो पेंटिंग है ना म्यूरल पेंटिंग, ये क्या होता था, गुफा की दीवारों पर, गुफा की दीवारों पर किया जाता था। ठीक है, और ये किस तरह का पेंटिंग होता था, या तो फ्रेस्को पेंटिंग होता था या फिर टेम्पेरा, टेम्पेरा पेंटिंग होता था। ठीक है, फ्रेस्को पेंटिंग होता था या फिर टेम्पेरा, दो तरह की पेंटिंग होती थी। ठीक है, और जब हम मिनिएचर पेंटिंग की बात करते हैं तो ये जो पेंटिंग है शुरू में किसमें, ताड़ के पत्रों पर, ताड़ के पत्रों पर, और फिर बाद में क्या है, कागज पर, कागज पर ये तस्वीर जो है वो बनने लगे। ठीक है, जब हम गुफा की दीवारों पर पेंटिंग की बात करते हैं तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल कहां पे मिलता है। ठीक है, तो इसको हमने आपको बताया कि एक हो जाएगा भीम बेत का, कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं, भीम बेत का हो जाएगा। इसके बाद पंचमढ़ी, पंचमढ़ी के बाद हो जाएगा अजंता की गुफा, बाघ की गुफा के तस्वीर। ठीक है, ये सब के सब म्यूरल पेंटिंग है, सब के सब भित्ति चित्रकला या इसे वॉल पेंटिंग कहकर भी पुकारा जाएगा। अब अगर बात करें लघु चित्रकला की तो आपको यह पता है कि लघु चित्रकला की शुरुआत भारत में, इसकी शुरुआत भारत में पाल चित्रकला शैली से हुआ, पाल चित्रकला शैली से। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पूर्वी भारत, ये पूर्वी भारत में इसका जो है चलन था। ठीक है, और पाल वंश के शासकों के समय में, पाल वंश के शासकों के समय में, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, और पाल वंश के जो शासक है ना, आपको इस बात की जानकारी होगी कि कहा जाता है कि पाल वंश भारत का अंतिम ऐसा राजवंश था जिसने कि बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। आप इस बात को समझ लीजिए कि क्यों वास्तव में गुप्तोत्तर काल तक जाते जाते यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड तक जाते जाते क्यों जो है बौद्ध धर्म का अवसान होता है, बौद्ध धर्म का पतन होता है। तो इसके बहुत सारे कारण थे, उसमें से एक कारण यह था कि बौद्ध धर्म के संरक्षक शासकों का जो है वो अभाव होता है। लेकिन पाल वंश अंतिम ऐसा वंश है जिसके शासन काल में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया, इसलिए इसके शासन काल में जो पाल चित्रकला शैली का जन्म हुआ, उस पाल लघु चित्रकला शैली की जो विषय वस्तु थी वो विषय वस्तु किससे जुड़ा हुआ था, बौद्ध धर्म से। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ठीक है, तो इसकी जो विषय वस्तु है
विषय वस्तु किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित। और चूंकि इसका विकास जो है वो किधर हुआ था? पूर्वी भारत में, इसीलिए पाल चित्रकला शैली को पूर्वी शैली कहकर भी पुकारा जाता है। ठीक है, पूर्वी शैली कहकर पुकारा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अगर हम बात करें पश्चिमी भारत में लघु चित्रकला की, तो इस पाल चित्रकला शैली के बाद फिर क्या होता है? पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें तो पश्चिमी भारत में, ठीक है, पश्चिमी भारत में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है? जैन चित्रकला शैली का जन्म होता है। जैन शैली का जन्म होता है। और जैन शैली को ना याद रखेगा, इसे अपभ्रंश शैली कहकर भी पुकारा जाता है। ठीक है, क्या कहा गया? अपभ्रंश शैली। क्योंकि ये पश्चिमी भारत में जन्म हुआ था, इसीलिए इसका जो है इसे पश्चिमी शैली कहकर भी पुकारा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा गया? पश्चिमी शैली कहकर पुकारा गया। और इसकी जो विषय वस्तु होगी, वो विषय वस्तु किससे जुड़ा होगा? तो ध्यान रखना है, जैन धर्म से। ठीक है, इसकी जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु क्या हो जाएगा? जैन तीर्थंकर। जैन तीर्थंकर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप जो है, जब हम मुगल चित्रकला की बात करते हैं तो चूंकि वो मिनिएचर पेंटिंग है, और मिनिएचर पेंटिंग का भारत में अगर हम थोड़ा सा जो है पीछे अगर हम जाने की कोशिश करें, तो भारत में क्या मिनिएचर पेंटिंग की अपनी कोई परंपरा थी अथवा नहीं, या फिर मुगलों के आगमन के साथ ही भारत में मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हुई? तो बात ऐसी नहीं है कि मुगलों के पहले भारत में कह सकते हैं कि पाल और जैन कला शैली के अंतर्गत जो है लघु चित्रकला की शुरुआत हो चुकी थी। जबकि उसके पहले यहां पर जो है म्यूरल पेंटिंग का चलन था, यानी कि भित्ति चित्रकला शैली का, जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल अजंता की गुफा, बाघ की गुफा में देखने को मिलता है। और इसके पहले अगर हम बात करें तो भीमबेटका, पंचमढ़ी और मिर्जापुर के क्षेत्र में तो बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिलेगी, जैसे भलडरिया है, घोड़ मंगर हो गया, इसके बाद विंडम हो गया, इसके बाद लिखुनिया हो गया। इन सारी जगहों पे ना आपको जो है प्राग ऐतिहासिक काल के बहुत सारे बेहतरीन चित्रों के दर्शन होंगे। और इसमें से मुख्य रूप से जो चित्र बने थे ना, वो कहा जाता है कि मनुष्यों का आखेट करता, यानी शिकार करते हुए मनुष्य का जो तस्वीर है, वो तस्वीर प्राग ऐतिहासिक चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु मानी जाती है। अब हम लोग अगर बात करें मुगल चित्रकला की, ठीक है, तो मुगल चित्रकला के पहले, ठीक है, अगर आप देखिएगा तो दिल्ली सल्तनत का इतिहास था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो इसका जो शासन काल है वो कब से कब रहा था? इसका शासन काल रहा था 1206 से 1526 ईस्वी के बीच में। ठीक है, 1206 से 1526 ईस्वी के बीच में लगभग आप ये कह सकते हो कि 320 वर्ष का शासन काल रहा था दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों का। गुलाम वंश हो गया, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। इन 5 वंशों के समय में दिल्ली सल्तनत का लगभग 320 वर्ष का इतिहास रहा। लेकिन इसके समय में जैसे दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, दिल्ली सल्तनत की साहित्य के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन कभी भी आपने दिल्ली सल्तनत की चित्रकला के बारे में आपने नहीं पढ़ा। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या था? कारण यह था कि जो शरीयत है ना, शरीयत, ध्यान रखना है, मुस्लिम जो भी कानून है, जो भी नियम है, वो जो है क्या कहलाता है? शरीयत। शरीयत किसी जीवित प्राणियों के पेंटिंग की अनुमति नहीं देता। यह ध्यान रखना है, किसी जीवित प्राणियों के चित्र बनाने की अनुमति नहीं देता। ठीक है, चित्र बनाने की अनुमति नहीं देता है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्यों नहीं देता है? तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस दुनिया में एक से एक चित्रकार है जिनके बारे में यह कहा जाता है कि आपकी हूबहू तस्वीर बना सकता है। ठीक है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, मनुष्य है, जीव जंतु है, उन सब की हूबहू तस्वीर बना सकता है।
और जब हूबहू तस्वीर बनाया तो शायद हो सकता है कि उस चित्रकार के मन में इस बात का गुमान आ जाए कि जिसे खुदा ने रचा उसे हमने अपनी तूलिका और वर्तिका से रच डाला। यानी इसका मतलब यह है कि वो अपनी बराबरी किसके साथ करने लगेगा? ईश्वर के साथ, खुदा के साथ करने लगेगा। जो एक प्रकार से इस्लाम धर्म का जो कह सकते हैं कि फंडामेंटल जो 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 उसका कॉन्सेप्ट है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं। और मोहम्मद साहब कौन है? उनके रसूल हैं, उनके पैगंबर हैं, उनके पैगाम को अंबर से लाने वाले हैं। तो अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा ईश्वर हो ही नहीं सकता है। तो अल्लाह ने जिसे रचा वो व्यक्ति खुद अल्लाह की तरह कैसे हो सकता है? अल्लाह ने जिसे सृजित किया, तो अगर एक चित्रकार अपनी तूलिका और वर्तिका से अगर उस तरह की सत्ता का सृजन करने लगे तो उसे कहीं ना कहीं इस बात का गुमान हो सकता है कि जिसे खुदा ने रचा हमने उसे अपनी तूलिका और वर्तिका से रच डाला। तो इस वजह से क्या होता है कि इस्लाम धर्म में किसी जीवित प्राणियों के पेंटिंग की अनुमति नहीं है। लेकिन अब क्या है कि सवाल ये उठता है कि मुगल काल के भी जो है जो शासक थे वो मुसलमान थे। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने इस सिद्धांत का पालन किया और इसलिए उसने क्या किया कि उस काल में किसी तरह के चित्रकला की जो है जीवित प्राणियों के खासकर चित्रकला के एक भी उदाहरण आपको दिल्ली सल्तनत के शासकों के समय में नहीं दिखता है। ठीक है, क्यों? इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि शासक मुस्लिम थे और उसने शरीयत के इस मान्यता का अक्षरशः पालन किया। लेकिन जब इसके विपरीत मुगल काल में आते तो अकबर का एक स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अक्सर पूछा जाता है। और वो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि अकबर ये कहा करता था कि किसी एक चित्रकार के पास ईश्वर की उपस्थिति या खुदा है इस बात का जितना बेहतर तरीके से वो महसूस कर सकता है एक सामान्य व्यक्ति महसूस कर ही नहीं सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस स्टेटमेंट से मुगल चित्रकला की प्रगति का क्या मतलब जो है संबंध है, क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन इस बात का है कि अकबर ये कहता था कि कोई भी अगर व्यक्ति किसी जीवित प्राणी की पेंटिंग अगर वो करेगा तो वो अल्लाह के समकक्ष अपने को नहीं समझेगा, बल्कि अल्लाह है इस बात को और भी शिद्दत से वो महसूस करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अपनी तूलिका और वर्तिका से किसी भी व्यक्ति किसी भी जीवित प्राणी की वो हूबहू तस्वीर तो बना सकता है, लेकिन एक सीमा पर जाकर उसे इस बात का एहसास जरूर होगा कि हमने अपनी तूलिका या वर्तिका से जिसे रचा, जिस जीवित प्राणी का सृजन किया, क्या वो हंस सकता है? क्या वो बोल सकता है? क्या वो चल सकता है, फिर सकता है? तो वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। तब वो उस जगह पर ये महसूस करेगा कि वास्तव में हम सारे जीवित जो प्राणी हैं उसमें प्राण का संचार कोई और करता है, और वो सत्ता चाहे जो भी हो, चाहे वो अल्लाह हो, खुदा हो, ईश्वर हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो यहां पर उसे इस बात का एहसास होगा कि ईश्वर है। ईश्वर के समतुल्य वो नहीं समझेगा, बल्कि ईश्वर है इस बात को और भी शिद्दत से जो है वो क्या है कि महसूस करेगा। और कहा जाता है कि अकबर के इस स्टेटमेंट ने, कहा जाता है या उसकी इस थिंकिंग ने क्या किया कि मुगल चित्रकला को जो है उसने एक गति प्रदान की, मुगल चित्रकला को एक दिशा प्रदान किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकबर के समय में ही मुगल चित्रकला के बारे में जो है इतिहास मिलना प्रारंभ होता है, बल्कि कहा जाता है कि अगर हम मुगल काल की बात करें तो यह ध्यान रखना है कि इस वंश का संस्थापक जो है कौन था? बाबर। ठीक है, बाबर का शासनकाल क्या रहा? 1526 से 30 ईस्वी के बीच में रहा। और यह बात सही है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में विजय हासिल करने के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना कर ली। लेकिन मुगल वंश की स्थापना के साथ ही भारत में मिलने वाली उसके सारे जो चैलेंजेस थे वो खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। उसे 1529 ईस्वी तक किसी ना किसी युद्ध में स्थानीय शक्तियों से उसे उलझे रहना पड़ा। कभी खानवा का युद्ध, कभी घाघरा, कभी चंदेरी के युद्ध में उसे लगातार भारत के स्थानीय शक्तियों से संघर्ष करता रहा। 1529 ईस्वी तक जाते जाते आप ये कह सकते हो कि उसे थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन मुगल चित्रकला के लिए वो कुछ खास कर पाता इसके पूर्व ही 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मुगल चित्रकला के क्षेत्र में बाबर के समय में कम से कम किसी तरह का कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन
बाबर को चित्रकला में इंटरेस्ट था और बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है ना, वो आत्मकथा जो है वो किस नाम से लिखा है? बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा के नाम से उसने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसे तुझ के बाबरी कहकर पुकारा जाता है। और ये कौन सी भाषा में लिखा है? चगताई तुर्की भाषा में। ठीक है, चगताई तुर्की भाषा में लिखा है, और जिसे कहा जाता है कि बाद में अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या किया था? बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो कहा जाता है कि बाबर, ये बात सही है कि मुगल चित्रकला के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं कर सका, लेकिन बाबर को चित्रकला में इंटरेस्ट था। वो इस बात से पता चलता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपने समकालीन एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद की चर्चा की है। इसी तरह से एक और चित्रकार की चर्चा की है जिसे शाह मुजफ्फर कहा जाता है। तो बेहजाद और शाह मुजफ्फर के बारे में बाबर अपनी आत्मकथा में कुछ लिखता है। वो ये कहता है कि बेहजाद एक अच्छा चित्रकार है। ठीक है, वो अच्छी चित्रकारी करता है और दाढ़ी वाला चित्र तो अच्छा बनाता है, लेकिन बिना दाढ़ी वाला चित्र अच्छा नहीं बना पाता। यानी इसका मतलब यह है कि उसे चित्रकला की परख थी, उसकी जो है बारीकियों को वो समझता था। कौन कैसा चित्रकार है, किस लेवल का चित्रकार है, उसे इस बात का एहसास था। तो उसने अपने समकालीन एक प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद के बारे में इस तरह की बातें करी है, जिससे यह पता चलता है कि उसे चित्रकला में इंटरेस्ट था। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शाह मुजफ्फर भी जो है एक और चित्रकार जिसका उल्लेख वो बाबरनामा में करता है, और उसमें वो कहता है कि शाह मुजफ्फर एक अच्छा चित्रकार था, लेकिन उसकी मृत्यु उस समय हो गई जब वो प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा था। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बाबर के समय की बात करें तो आपको दो बातें याद रखनी है, दो चित्रकार के बारे में याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या? तो एक बाबर हो गया, ठीक है, बाबर है, बाबर के समकालीन चित्रकार कौन कौन सा चित्रकार हो जाएगा? तो एक तो हो जाएगा बेहजाद, और दूसरा है शाह मुजफ्फर, या मुजफ्फर शाह भी लिखा रहता है। ठीक है, शाह मुजफ्फर। और ये बेहजाद है ना, बेहजाद को याद रखिएगा, पूर्व का राफिल कहा जाता है, पूर्व का राफिल। राफेल के बारे में आपने सुना होगा। ये जो है पाश्चात्य जगत के एक बहुत ही बेहतरीन चित्रकार थे, और इसकी पेंटिंग की जो शैली थी ना, वो बेहजाद से मिलती जुलती थी। इसी वजह से बेहजाद को पूर्व का राफेल, राफेल ऑफ द ईस्ट कहकर पुकारा जाता है। और इन दोनों चित्रकारों का उल्लेख बाबरनामा में मिलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन बाबर के समय में आप ये कह सकते हो कि मुगल चित्रकला के क्षेत्र में कोई खास कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये समझ लिया कि अपने अल्पकालीन शासन और प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से बाबर मुगल चित्रकला के क्षेत्र में कोई खास योगदान नहीं कर सका। ठीक है, इसके बाद शासन किसका आता है? हुमायूं का। ठीक है, इसके बाद किसका कार्य स्टार्ट होता है? किसका काल? हुमायूं का। और हुमायूं का जो शासन काल है ना, वो 1530 से 56 ईस्वी के बीच में दिखता है, लेकिन वास्तव में अगर आप देखिएगा कि इसी के बीच में 1540 ईस्वी पड़ता है। और 1540 ईस्वी के एक युद्ध में शेर शाह सूरी ने, ध्यान रखना है कन्नौज का युद्ध होता है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। ठीक है, हुमायूं को इसने निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। ठीक है, पराजित कर दिया। और इसके बाद यह कहा जाता है कि किसी ना किसी रूप में 1540 से 42 ईस्वी के बीच में हुमायूं जो है एक प्रकार से भारत के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। 1542 ईस्वी में वो कह सकते हैं लाहौर पहले गया, लाहौर से वो चला जाता है सिंध के क्षेत्र में, राणा वीर साल का कह सकते हैं कि अमरकोट का जो राज्य रहता है उस राज्य में चला जाता है। और वहीं पे 1542 ईस्वी में
अकबर का जन्म होता है। इस बात को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और कहा जाता है कि अकबर के जन्म के समय में हुमायूं की जो स्थिति थी बहुत ही नाजुक, बहुत ही खराब थी। लेकिन इसके बाद 1542 ईस्वी के बाद जो है वो कहां चला जाता है, फारस के शासक शाह तहमस्प के दरबार में जाकर वो शरण लेता है। ठीक है, तो हुमायूं जो है कहां पे शरण लेता है, ये सारे नाम याद रखिएगा। ठीक है, हुमायूं शरण लेता है, कहां पे लेता है, फारस के शासक शाह तहमस्प के दरबार में। ठीक है, जब कहा जाता है कि शाह तहमस्प के दरबार में जब वह निर्वासन की जिंदगी जी रहा था ना, तो वहां पर उसकी मुलाकात दो चित्रकार से हुई थी, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस मद। ये सारे नाम जो है ना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से दो चित्रकार, मीर सैयद अली व ख्वाजा अब्दुस मद जैसे दो चित्रकार से उसकी मुलाकात होती है। और इसकी चित्रकारी का जो तरीका था, जो शैली था, उसे देखकर जो है हुमायूं काफी प्रभावित हुआ। और कहा जाता है कि उसने मन ही मन प्रण किया था कि अगर भारत में उसके अनुकूल फिर से परिस्थितियां बनती है तो इन दोनों चित्रकारों को अपने साथ है वो भारत ले जाएगा और मुगल चित्रकला की दिशा में कुछ विशेष कार्य किया जाएगा। कहा जाता है कि 1555 ईस्वी में उसके अनुकूल थोड़ी भारत में कह सकते हैं कि परिस्थितियां बनी। और भारत वो कब वापस आ गया, 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में फिर से वो भारत आता है, फिर से भारत आया और अपने साथ जो है ना इन दोनों चित्रकारों को ले आया। लेकिन यह कहा जाता है कि मुगल चित्रकला के क्षेत्र में हुमायूं कुछ खास कर पाता इसके पूर्व ही 1556 ईस्वी में कहा जाता है कि दिल्ली स्थित दीन पनाह के अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिर जाने के कारण हुमायूं की क्या हो जाती है, दुष्काल मृत्यु हो जाती है। प्रसिद्ध इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। मतलब हुमायूं के बारे में आप इस तरह से समझ जाइए कि हुमायूं जो शब्द है ना, उस शब्द का मतलब होता है भाग्यवान। लेकिन उसका जो जीवन था ना वो दुर्भाग्य से भरा हुआ था। मतलब यहां तक कि आप इस बात को समझ लीजिए कि हुमायूं की बहन का नाम था गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी लिखी थी हुमायूं नामा के नाम से। तो हुमायूं नामा का जो प्राकथन है, उसकी जो प्रीफेस है, उस प्रीफेस में गुलबदन बेगम ने इस बात का जिक्र किया है कि हुमायूं जीवन भर तो लड़खड़ाता रहा, लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो उसको आनन फानन में जो है आगरा में कहीं दफना दिया गया। फिर वहां से उसकी डेड बॉडी को निकालकर फिर काबुल में ले जाकर दफनाया गया। फिर काबुल से निकालकर वर्तमान में जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बना है, उस हुमायूं के मकबरे में उसके डेड बॉडी को रखा गया। यानी कि मृत्यु के पहले जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लेकिन मृत्यु के बाद भी जो है उसकी जो डेड बॉडी थी सही जगह पे पनाह पाने के लिए वह जो है लड़खड़ाता रहा। इसीलिए लेन पुल ने जो है ये कहा है कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंततः लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हुमायूं के शासन काल तक की अगर हम बात करें तो मुगल चित्रकला की कोई खास जो है विकास नहीं हुआ। लेकिन हुमायूं के साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि उसने अपने साथ जिन दो चित्रकारों को लाया, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस मद। अब आपको इसको ऐसे समझिए, हुमायूं की डेथ हुई ना, इन दोनों चित्रकारों की तो डेथ हुई नहीं, तो ये दोनों चित्रकार अकबर के समय में कंटिन्यू हो जाएंगे। और कहा जाता है कि अकबर के समय में मुगल चित्रकला की जो प्रगति प्रारंभ हुई उसमें निश्चित रूप से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस मद की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि हुमायूं जो है ना, कहा जाता है कि उसने क्या किया, एक काम किया था जिसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको जरूर जानना चाहिए। ठीक है, वो है दास्ताने अमीर हमजा। अमीर हमजा, हमजा की अगर हम बात करें तो हमजा जो है ना ये वास्तव में कौन थे, ये जो है ना कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के ये चाचा थे। और अपनी वीरतापूर्ण
गतिविधियों की वजह से कहा जाता है कि वो उस दौरान दुनिया में जाने जाते थे। अपने वीरतापूर्ण कारनामों की वजह से जो हमजा है वो जाने जाते थे, और उन्हीं को केंद्र में रखकर दास्तान अमीर हमजा की जो है रचना की गई थी। और दास्तान अमीर हमजा एक प्रकार से क्या ना कि जो दास्तान गोई होते थे, दास्तान गोई समझते हैं ना कि दास्तान कहने वाले, मौखिक रूप से किसी की दास्तां बताने वाले, उनको दास्तान गोई कहा जाता है। तो ये सब जो हमजा नामा थे, उसके बहुत सारे दास्तान गोई होते थे जो अपने समकालीन शासकों के दरबार में जाकर जो है वो हमजा के बारे में दास्तान कहा करते थे। तो इसी का जो संकलन है ना, उसी को जो है दास्तान अमीर हमजा कहकर जो है पुकारा जाने लगा। और कहा जाता है कि हुमायूं ने क्या किया था कि मीर सैयद अली को ना दास्तानी अमीर हमजा के चित्रण के लिए, और क्यों, क्योंकि अकबर को वो इथिक्स सिखाना चाहता था, अकबर को नैतिक मूल्य, चूंकि उस समय तो बच्चा ही अकबर रहा था, ठीक है ना, 1542 में जन्म हुआ, 1555 तक की अगर हम बात करें तो 12-13 साल की उम्र का था। तो हुमायूं ये चाहता था कि दास्तान अमीर हमजा के माध्यम से उसके चित्रांकन करके हम क्या करें, अकबर को जो है नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाए, और इसीलिए मीर सैयद अली को जो है इस कार्य को सौंपा गया। लेकिन मीर सैयद अली जो है दास्तान अमीर हमजा का जो चित्रांकन का कार्य है वो हुमायूं के समय में तो पूरा नहीं कर सका, बल्कि अकबर के समय में जाकर पूरा हुआ। अकबर के समय में कहा जाता है कि मीर सैयद अली जो है ना, मीर सैयद अली क्या करते हैं कि जब वो हज की यात्रा पर जाते हैं तो उन्होंने क्या किया कि दास्तान अमीर हमजा के चित्रांकन का जो अधूरा कार्य पड़ा हुआ था ना, वो ख्वाजा अब्दुस समद को दे दिया। ठीक है, तो ख्वाजा अब्दुस समद की अगर हम बात करें तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ख्वाजा अब्दुस समद, ध्यान रखना है कि मीर सैयद अली को जिम्मेदारी दी गई, ठीक है, और ये हुमायूं के समय में दास्तान अमीर हमजा कि चित्रांकन का कार्य जो है वो प्रारंभ किया। लेकिन बाद में ये हज की यात्रा पर चले गए तो उसके अधूरे कार्य को ख्वाजा अब्दुस मद के हैंड ओवर कर दिया, और ख्वाजा अब्दुस मद ने जाकर फिर अकबर के शासन काल में दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन कार्य जो है वो पूरा किया। यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जो लाइन है, जो मतलब फैक्ट्स है, उस फैक्ट को समझना है, और वो क्या है, दास्ताने अमीर हमजा, दास्ताने अमीर हमजा, इसे याद रखिएगा, हमजा नामा भी कहा जाता है, हमजा नामा भी कहलाता है, हमजा नामा भी कहलाता है। और यहां पे यह ध्यान रखना है कि मुगल चित्रकला, मुगल चित्रकला का आप ये कह सकते हो, मुगल चित्रकला का उद्गम, उद्गम ग्रंथ आप कह सकते हैं दास्ताने अमीर हमजा। ठीक है, इसमें जो फैक्ट याद रखना है, इसका चित्रांकन, चित्रांकन कार्य प्रारंभ हुआ और चित्रांकन का कार्य समाप्त हुआ। चित्रांकन का कार्य प्रारंभ हुआ और चित्रांकन का कार्य समाप्त हुआ। तो जब प्रारंभ हुआ की बात आएगी ना, तो ध्यान रखना है हुमायूं के काल में, हुमायूं के काल में, और चित्रांकन का कार्य समाप्त हुआ किसके समय में, ध्यान रखना है अकबर के समय में, अकबर के समय में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमजा नामा, इसका चित्रांकन समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि अकबर के शासन काल में क्या हुआ था, इस बात को ध्यान में रखना है कि अकबर ने, जैसे कि आपको पता है कि अकबर को जहांगीर नामक पुत्र की प्राप्ति जो है, कहा जाता है कि सिकरी गांव के रहने वाले प्रसिद्ध चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से
अकबर को जहांगीर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए आपको पता है कि अकबर ने जहांगीर का मूल नाम सलीम रखा था। सलीम को शेखो बाबा कहकर भी पुकारा जाता था। ठीक है। और कहा जाता है कि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसलिए सलीम चिश्ती के प्रति आभार प्रकट करने के लिए अकबर ने उनके सिकरी गांव को जो है एक शहर के रूप में परिवर्तित कर दिया। और गुजरात विजय के पश्चात ये कहा जाता है कि उसने जो है सिकरी गांव को फतेहपुर सिकरी के नाम से जो है परिवर्तित कर दिया। और वहां पे उसने बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया और उसने वहां पर एक लंबा समय जो है व्यतीत किया। और उस दौरान वहीं पर जो है ध्यान रखना है कि उसने एक चित्रशाला या चित्र बनाने का कारखाना या वर्कशॉप जो है वो क्या है कि खोला था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अकबर फतेहपुर सिकरी इसने क्या किया, एक चित्रशाला बनवाया था। चित्रशाला बनवाया किसके नेतृत्व में? मीर सैयद अली के नेतृत्व में। मीर सैयद अली के नेतृत्व में। और यहां पे बहुत सारे चित्रकार को रखा था। ऐसा कहा जाता है, जैसे देखिए अकबर के बारे में इस बात को जानते हैं कि इनके दरबारी इतिहासकार जो है वो कौन थे? अबुल फजल। ठीक है, इनके दरबारी इतिहासकार जो है उनका नाम क्या था? अबुल फजल। अबुल फजल। और अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे कहा जाता है अकबरनामा। और ध्यान ये रखना है कि ये अकबरनामा जो है ना 3 खंडों में है। अकबरनामा 3 खंडों में है। इसका जो तीसरा खंड है ना, पहला खंड हो गया, दूसरा, तीसरा, तो इसका जो तीसरा खंड है वो आईने अकबरी कहलाता है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब जितने भी फैक्ट्स अब मैं आपको बता रहा हूं ये सब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार इसका भिन्न भिन्न तरीके से सवाल जो है वो आ चुका है। तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने क्या किया? उसने कहा कि मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस मद को यदि छोड़ दिया जाए तो अकबर के समय में 15 महत्वपूर्ण जो है चित्रकार थे। उसमें से 13 चित्रकार जो है वो हिंदू ही थे। यानी हिंदू चित्रकारों की संख्या अकबर के समय में बहुत ही ज्यादा थी। और आईने अकबरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस मद को यदि छोड़ दिया जाए तो कम से कम 15 महत्वपूर्ण चित्रकार अकबर के कारखाने में काम करता था। उसमें से 13 चित्रकार जो है वो हिंदू ही थे। अब इसमें से प्रमुख चित्रकार कौन थे? लेकिन इसके पहले एक बात और मैं बता दूं कि देखिए बाबर के समय में तो चित्रकला के क्षेत्र में कोई काम हुआ ही नहीं। हुमायूं के समय में जो दास्तानी अमीर हमजा का जो चित्रांकन का कार्य प्रारंभ हुआ तो ध्यान ये रखना है कि वो जो चित्र है ना उस पे पर्शियन इंपैक्ट ज्यादा है। यानी कि वो विशुद्ध रूप से पर्शियन शैली में ही जो है तस्वीर बने हैं। लेकिन जब अकबर का समय आता है तो चूंकि हिंदुओं के साथ राजपूतों के साथ अकबर के अच्छे संबंध थे और अच्छे संबंध होने की वजह से कहा जाता है कि अकबर के समय में मुगल चित्रकला की एक मिक्स्ड शैली का जन्म हुआ जिसे इंडो इस्लामिक शैली कहकर पुकारा जाता है। यानी कि जो पर्शियन शैली पहले से चल रहा था वो तो चल ही रहा था लेकिन हिंदू चित्रकारों की संख्या भी अभी देखा कितना ज्यादा है। तो हिंदुओं की चित्रकला की अपनी परंपरा है, उसकी अपनी शैली है। तो जब हिंदू और मुसलमान या हिंदू और फारसी लोग जो है जब आपस में मिल गए तो कहा जाता है कि एक मिक्स चित्रकला शैली का जन्म हुआ जिसे इंडो इस्लामिक चित्रकला शैली कहकर पुकारा जाता है। अकबर के समय में जो चित्रकला है वो क्या हो जाएगा? इंडो इस्लामिक चित्रकला शैली। अब आप बोलोगे सर इस्लामिक चित्रकला शैली या पर्शियन जो शैली थी उसका जब भारतीय चित्रकला शैली के साथ संपर्क हुआ तो फिर किस तरह की चित्रकला शैली बनी? भारतीय प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर देखने को मिलता है। तो आप ये कहोगे
कि इसके अंतर्गत क्या था, जैसे देखिए जब ईरानी चित्रकला की बात आती है ना, तो ईरानी चित्रकला के साथ सबसे पहली चीज क्या है कि वो एकदम फ्लैट होता है। ठीक है, फ्लैट होता है। दूसरी बात कि उसमें जो कह सकते हैं कि जो छवि चित्रण है ना, छवि चित्रण की अपेक्षाकृत वहां पर जो है अपेक्षाकृत संख्या उसकी जो है वो कम थी। ठीक है, लेकिन जब हिंदू चित्रकला के संसर्ग में जब आया तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात कि चटकीले रंगों का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। छवि चित्रण की जो है वो कहा जाता है कि संख्या बढ़ जाती है। इसके बाद प्रकृति का चित्रण भी जो है वो प्रारंभ हो जाता है। लेकिन याद रखे रहा है कि अकबर के समय में प्रकृति का चित्रण उतना नहीं हुआ जितना कि दरबारी चित्रण हुआ। जहांगीर के समय में जब जाओगे तो वहां पे प्रकृति चित्रण की जो है संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि छवि चित्रण यानी कि पोर्ट्रेचर जो है वो अकबर के समय में ही प्रारंभ हुआ। अकबर के समय में ही कह सकते हैं कि भित्ति चित्रकला प्रारंभ हुआ, मुगलों के समय में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अकबर के समय में छवि चित्रण की परंपरा की शुरुआत हुई, मुगल काल की बात कह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इंडो इस्लामिक चित्रकला शैली के अंतर्गत अकबर के समय में अगर हम बात करें तो दो महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि छवि चित्रण की शुरुआत हुई और साथ में भित्ति चित्रण। इसके समय में ना कुछ दीवारों पर भी पेंटिंग की गई, वॉल पेंटिंग। ये जो छवि चित्रण है ना, ये पोर्ट्रेचर कहलाता है, पोर्ट्रेचर। ठीक है, पोर्ट्रे कह सकते हैं। और भित्ति चित्र जो है इसको वॉल पेंटिंग कहा जाएगा। ठीक है, अकबर के समय में। और ध्यान ये रखना है कि इसके समय में दरबारी चित्रण जो है मुख्य रूप से हुआ, दरबारी चित्रण हुआ। और क्या क्या होगा, पुस्तकों का चित्रण, भारत की जो पौराणिक ग्रंथों का चित्रण हुआ। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब अगर हम देखें अकबर के समकालीन प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि फैक्ट्स जो है विशुद्ध रूप से यहां पे फैक्ट्स आपको दिखेगा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध चित्रकार, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध चित्रकार। मीर सैयद अली तो हज करने चला गया, तो कौन बच जाएंगे, अब्दुस मद। इसके बाद क्या हो जाएगा, दसवंत। इसके बाद क्या हो जाएगा, बसावन। इसके बाद मिशिकिन। अब सब की विशेषता समझिए। अब्दुस मद के बारे में इस बात को ध्यान में रखना है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी के जो टकसाल है जहां पे सिक्के ढाले जाते थे, तो सिक्के को कलात्मक दृष्टिकोण से बेहतर प्रस्तुतिकरण हो सके, इसके लिए अब्दुस मद को फतेहपुर सिकरी स्थित जो टकसाल है उस टकसाल का उसे अध्यक्ष बनाया गया। बाद में कहा जाता है कि अब्दुस मद को मुल्तान का दीवान भी बनाया गया। तो कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अकबर कालीन वो कौन से ऐसे चित्रकार है जिनको कि फतेहपुर सिकरी का जो टकसाल है उस टकसाल का अध्यक्ष बनाया गया और बाद में मुल्तान का दीवान बनाया गया। तो उसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुस मद। ठीक है, अब्दुस मद है, इसके बारे में यह जरूर ध्यान रखिएगा। फतेहपुर सिकरी के टकसाल का अध्यक्ष हो जाएगा। और दूसरा मुल्तान का दीवान, ठीक है। अब देखिए दसवंत की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत के बारे में, इससे बहुत सारे के सवाल पूछे जाते हैं। दसवंत के बारे में जान लीजिए कि ये कहा जाता है कि जाति का ये कहार था और इसका पिता जो है पालकी ढोने वाला था। और मुगल दरबार में आने के पूर्व दसवंत जो है शहर की दीवारों पर पेंटिंग किया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि अकबर जो है शहर भ्रमण को निकला था,
तो उसने दसवंत को किसी दीवार पर पेंटिंग करते हुए देख लिया। वो इतना खूबसूरत पेंटिंग कर रहा था कि अकबर जो है वहीं पे रुक गया, उससे बहुत ही प्रभावित हुआ और उस चित्रकला के पूरा होने के पश्चात दसवंत को उसी समय उसने अपने दरबार में लाया और उसने अपने साम्राज्य का प्रथम अग्रणी चित्रकार बनाया, उसे फर्स्ट लीडिंग पेंटर बनाया, उसे अपने दरबार का प्रथम अग्रणी चित्रकार बनाया। कहा जाता है कि दसवंत के द्वारा बनाए गए जो चित्र है, उन चित्रों के दर्शन रज्मनामा, खानदान तैमूरिया और तूती नामा जैसे ग्रंथों में दिया जा सकता है, किया जा सकता है। यानी कि दसवंत ने जो चित्र बनाए ना, वो क्या है कि पांडुलिपियों में जहां चित्र की आवश्यकता पड़ती थी वहां वहां पर उसने चित्र बनाया और उसमें से एक जो है चित्र रज्मनामा में बना है। और रज्मनामा आपको पता है कि महाभारत का फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खां के द्वारा जो ट्रांसलेशन किया गया, उसी ट्रांसलेशन को रज्मनामा के नाम से पुकारा जाता है। तो दसवंत के बारे में यह जरूर ध्यान रखना है कि दसवंत जो है वो मुगल कोर्ट में आने के पहले वो दीवारों पर पेंटिंग किया करता था। वो जाति का क्या था? कहार था। उसका पिता पालकी ढोने वाला था और कहा जाता है कि अकबर ने उसे अपने साम्राज्य का प्रथम अग्रणी चित्रकार बनाया और उसके द्वारा बनाए गए चित्रों में सबसे खूबसूरत जो चित्र है वो चित्र रज्मनामा, खानदान तैमूरिया और तूतीनामा जैसे ग्रंथों में देखने को मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य इसके साथ ये जुड़ा हुआ है कि अपने जीवन काल के अंतिम समय में ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, यानी कि डिस्टर्ब हो गया था और डिस्टर्ब हो जाने के बाद कहा जाता है कि कटार से इसने आत्महत्या कर ली थी। इसीलिए एक सवाल कई बार ये पूछा गया कि मुगल काल का वो कौन सा ऐसा चित्रकार था जिसने अपने जीवन काल के अंतिम समय में उसने आत्महत्या कर ली थी। तो इसका सवाल, इसका जवाब हो जाएगा दसवंत। ठीक है। जब हम बसावन की बात करते हैं तो बसावन जो है ना अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, इस बात को ध्यान में रखना है कि अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जो है वो कौन था? बसावन। जबकि प्रथम अग्रणी चित्रकार की बात आएगी, फर्स्ट लीडिंग पेंटर की बात आएगी, प्रथम अग्रणी चित्रकार की बात अगर आएगी तो वो कौन है? दसवंत। लेकिन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार की जब बात आएगी तो वो कौन हो जाएगा? बसावन। और कहा जाता है कि बसावन जो है छवि चित्रण में बहुत ही माहिर था, बहुत ही मतलब सिद्ध हस्त था। और बसावन के द्वारा बनाए गए चित्रों में सबसे प्रसिद्ध चित्र है एक दुबले पतले घोड़े के साथ निर्जन और उजाड़ क्षेत्र में भटकता हुआ मजनू का चित्र। ध्यान ये रखना है कि बसावन जो है वो अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, छवि चित्रण में बहुत ही सिद्ध हस्त था, बहुत ही कुशल था। और कहा जाता है कि इसके द्वारा बनाए गए जो चित्र है उस चित्र में सबसे प्रसिद्ध चित्र है एक दुबले पतले घोड़े के साथ निर्जन और उजाड़ क्षेत्र में भटकता हुआ मजनू का चित्र है। तो ये चित्र जो है किसके? बसावन के चित्र है। मिशिकिन की अगर हम बात करें तो मिशिकिन के समय में क्या है ना कि इस बात को ध्यान में रखना है कि ये यूरोपियन विशेषता वाले चित्रों का एक बेहतरीन चित्रकार था। मिशिकिन की अगर हम बात करें, बल्कि इसको इस तरह से समझिए कि अकबर के शासन काल में क्या हुआ था कि आपको पता है कि अकबर जो है ना एक बार गुजरात का अभियान बहुत ही फास्ट अभियान था। उस अभियान के दौरान उसने सबसे पहली बार समुद्र के दर्शन किए थे और उसी गुजरात के अभियान के समय में कहा जाता है कि उसका सर्वप्रथम पुर्तगालियों से जो है उसकी उसकी मुलाकात हुई थी और पुर्तगालियों को उसने अपने दरबार में बुलाया। और आपको यहां तक पता होगा कि इबादत खाना जो फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बनवाया था, वहां पे विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों से कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न धर्मों से रिलेटेड वो जानकारियां हासिल किया करता था। और कहा जाता है कि वहीं पर, ठीक है, वहां पर जो है वो कहा जाता है कि ईसाई धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन थे? तो फादर एक्वा बीवा, फादर मोन्सरात। ये इस बात का इंडिकेशन है कि अकबर ने अपने समकालीन ईसाइयों के साथ, पुर्तगालियों के साथ, ईसाई पादरियों के साथ उसने जो है बेहतर रिश्ता स्थापित किया, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इंटरेक्शन जब हुआ तो जीवन के कई क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ा। तो मुगल चित्रकला पर भी जो है यूरोपियन इंपैक्ट पड़ा। तो आप ये सोचोगे सर यूरोपियन प्रभाव क्या होता है? तो यूरोपियन प्रभाव की अगर बात करेंगे तो इसमें तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊं
कि यहां पर जो है पहले तो मिशिगन के बारे में समझ लीजिए, ये यूरोपियन विशेषता वाले चित्रों का बेहतरीन चित्रकार। बेहतरीन चित्रकार, यूरोपियन विशेषता वाले चित्रों का बेहतरीन चित्रकार कौन था? मिशिगन। अब अगर हम बात करें कि यूरोपियन प्रभाव क्या है, मुगल चित्रकला पर जो यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलता है, इसमें आप इस बात को जानिए, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इससे क्या हुआ ना, जो मुगल काल के जो चित्र थे ना, वो चित्र बहुत ही सजीव हो गए। मतलब आपको रियलिटी का एहसास, यथार्थवाद जो है ना, वो उसके चित्रों में दिखने लगेंगे। अदरवाइज इसके पहले जो चित्र बनते थे ना, उन चित्रों में क्या होता था ना, कि कहा जाता है कि वो एकदम फ्लैट होता था, यानी कि वो 2 डायमेंशनल होता था। उसमें 3 डायमेंशनल लक्षण जो है वो किसी भी रूप में देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जब यूरोपियन चित्रकला से संपर्क हुआ भारतीय चित्रकला का, तो उसका एक फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो 2 डायमेंशनल जो तस्वीर होते थे, अब वो 3 डायमेंशनल प्रतीत होने लगे। देखिए ध्यान ये रखना है, हकीकत में तो चित्र ही है ना, लेकिन चित्र जो फ्लैट है, उसी फ्लैट कागज पर उसको इस तरह से चित्रण करने की पद्धति को विकसित किया गया या यूरोपियनों से लिया गया कि वो 2 डायमेंशनल जो तस्वीर है, वो दूर से क्या हुआ कि उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ अब गहराई भी नजर आने लगी, यानी कि 2 डायमेंशनल से वो 3 डायमेंशनल बन गया। तो वो कौन कौन से तरीके थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ, अगर इसको आपको समझना है ना, तो इसमें जो है क्या है कि शॉर्ट में अगर देखें तो एक हो जाएगा इसको कहते हैं कायरो स्क्योरो या चियारो स्क्योरो भी कहा जाता है, चियारो स्कोरो कहा जाता है। और ये एक प्रकार से ना छाया प्रकाश, इसमें छाया प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। छाया प्रकाश कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इधर से लाइट पड़ रही है तो लाइट यहां से दिखेगी, इधर तो अंधकार नजर आएगा ना। तो इस तरह से अगर इधर अंधकार दिखाए और इधर से हम प्रकाश दिखाए, तो इससे क्या होगा कि जो 2 डायमेंशनल तस्वीर है वो 3 डायमेंशनल प्रतीत होने लगेगा ना। ये जो है कियारो स्क्योरो कहा जाता है। और आपको पता है, अगर हम पाश्चात्य जगत की बात करें तो इसके बहुत ही फेमस चित्रकार जो है वो कौन कौन? लेम्ब्रांट। आपने मोनालिसा का नाम सुना है। मोनालिसा किनका है? लियोनार्डो डा विंसी। अगर आप मोनालिसा को देखिएगा तो आपको 3 डायमेंशनल जो है वहां पर वो तस्वीर दिखेगा, लेकिन है तो एग्जैक्टली फ्लैट ही, ठीक है तो वो 2 डायमेंशनल, लेकिन उसके चित्रांकन की ऐसी पद्धति का पालन किया गया है कि वो 3 डायमेंशनल प्रतीत होता है। तो आपका लेम्ब्रांट हो गया, कैरावेगियो हो गया, इसी तरह से एक और है लियोनार्डो डा विंसी। ऐसे बहुत सारे चित्रकार हैं, लेकिन ये सब 3 मुख्य चित्रकार जो है माने जाते हैं कायरो स्क्योरो के बेहतरीन, जिसको हम कहते हैं कि स्किल्ड जो है जो चित्रकार है वो ये हो गया। दूसरा जो है इसके अंतर्गत दूसरा जो आएगा वो क्या है? पर्सपेक्टिव, जिसको हम परिप्रेक्ष्य कहते हैं ना, परिप्रेक्ष्य। ये परिप्रेक्ष्य एक्चुअली क्या है कि जैसे अगर आप रेलवे के जो है 2 पटरी के बीच में आप खड़े होते हैं, तो बहुत दूर तक अगर वो सीधा हो और बहुत दूर तक दिखता अगर हो, तो आप देखेंगे बहुत दूर जाने के बाद वो धीरे धीरे क्या लगता है कि 2 पटरियां आपस में जो है वो क्या है कि मिल गई है। तो ये जो है लीनियर पर्सपेक्टिव जो है, इसको पर्सपेक्टिव कहते हैं कि एकदम ये लग रहा है कि यहां से हम देख रहे हैं तो भाई 2 पटरी के बीच में जो है जो उसका विड्थ है वो विड्थ दिख रहा है, लेकिन बहुत दूर तक जब सीधी जाएगा तो वो जाके मिलता हुआ प्रतीत होता है ना। तो इसको जो है याद रखिएगा, पर्सपेक्टिव के माध्यम से इसे दिखाया जाता है। इसके बाद देखेंगे एक और है, वो है फोर शॉर्टनिंग। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? फोर शॉर्टनिंग है, NING। ठीक है, फोर शॉर्टनिंग। और ये फोर शॉर्टनिंग जो है ना, इसको इंग्लिश में तो फोर शॉर्टनिंग कहते हैं, इसे अग्र संक्षेपण कहते हैं, अग्र संक्षेपण। ये अपने आप में ये 3 जो पद्धति है ना, ये याद रखिएगा, यूरोपियन चित्रकला का भारतीय चित्रकला पर पड़ा प्रभाव है। ये फोर शॉर्टनिंग क्या होता है कि जस्ट लाइक जैसे एक ये मान लीजिए फ्लैट जो है कैनवस है,
और इस कैनवस में क्या है कि किसी को हमें दिखाना है कि वो बहुत दूर में स्थित है और किसी को बहुत पास दिखाना है। तो आप इसको तोड़कर दूर में जाकर आप किसी की तस्वीर तो बनाओगे नहीं। तो आपको इसी फ्लैट कैनवस पे इस तरह से चित्रकला के प्रदर्शन करना है कि कोई चीज बहुत दूर है और कोई चीज बहुत पास है। तो जो बहुत पास है तो जाहिर सी बात है वो बड़ी तस्वीर होगी, जो बहुत दूर है तो वो छोटी तस्वीर होगी। इस तरह से फोर शॉर्टनिंग का प्रयोग करके जो है चित्रकला को जीवंत बनाया जाता है और वो 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल, यानी कि इन तीनों यूरोपीय पद्धति ने क्या किया ना कि इसने चित्रकला के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति ला दी और इसने जो है चित्रकला को और भी सजीव और जीवंत बनाया। इसने 2 डायमेंशनल चित्र को 3 डायमेंशनल चित्र में परिवर्तित कर दिया। यानी चित्र अब जो है अधिक सजीव व जीवंत बनने लगे। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं जहांगीर के समय के चित्रकार। याद रखिएगा, जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। जहांगीर अगर देखा जाए तो लास्ट जो है ना यही है जहांगीर। इसका समय क्या था? 1605 से 27 ईस्वी के बीच में। और इसका जो समय है वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल, गोल्डन एज है मुगल पेंटिंग का। अब यहां पे देखिए, मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज है। जहांगीर का समय है 1605 से 27 ईस्वी के बीच में। कहा जाता है कि जहांगीर जो है ना वो चित्रकला का खुद भी एक बहुत बड़ा पारखी शासक था। और यह कहा जाता है कि जहांगीर व्यक्तिगत तौर पे चित्रकला की बहुत ही बेहतरीन समझ रखता था। वो अक्सर ये कहा करता था कि अगर मेरे दरबार के विभिन्न चित्रकारों ने किसी एक तस्वीर के भिन्न भिन्न अंगों की चित्रकारी की है तो मैं उसे देखकर सहज ही यह बतला सकता हूं कि उसके भिन्न भिन्न अंगों की चित्रकारी हमारे दरबार के किन किन चित्रकारों ने किया है। यानी इसका मतलब यह हो गया कि व्यक्तिगत तौर पे वो चित्रकला का पारखी था और साथ में अपने दरबार के जो भी चित्रकार थे ना उन सारे चित्रकारों की जो अपनी अपनी शैली थी उन सारी शैलियों की भी जो है वो पहचान रखता था। और इसी वजह से वो ये स्टेटमेंट दिया करता था कि यदि मेरे दरबार के विभिन्न चित्रकारों ने मिलकर अगर किसी एक चित्र के भिन्न भिन्न अंगों की चित्रकारी की है तो उसे देखकर मैं सहज या बतला सकता हूं कि हम उसके भिन्न भिन्न अंगों की चित्रकारी हमारे दरबार के किन किन चित्रकारों ने किया है। तो ये बात दिखाता है जहांगीर का। और एक बात और ध्यान रखना है कि जहांगीर के शासन काल में अगर हम कह सकते हैं मुगल चित्रकला की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बात कर लें तो सबसे पहली बात कि छवि चित्रण की परंपरा अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो कहते हैं ना कि अकबर के समय में जो पौराणिक जो ग्रंथ होते थे या महाकाव्य वगैरह रामायण महाभारत वगैरह का जो चित्रांकन के लिए जिसको माध्यम बनाया गया, अब अकबर ने जहांगीर ने क्या किया ना उस परंपरा को छोड़ दिया। इसके अलावा अकबर के समय में दरबारी चित्र अधिक बनते थे। जहांगीर के समय में कहा जाता है कि प्रकृति का चित्रण जो है बहुत ज्यादा, मतलब यहां तक कि एक बार यह कहा जाता है कि प्रकृति को बहुत नजदीक से महसूस करने के लिए और कहा जाता है कि जहांगीर जो है वो प्रकृति की एक सूक्ष्म जो है समझ विकसित करना चाहता था और 13 बार कम से कम उसने कश्मीर की यात्रा की थी। और अपने इस यात्रा के दौरान जो है ना अपने समकालीन प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को वो ले गया था। मंसूर के बारे में ये याद रखना है कि वो जहांगीर के समय का एक ऐसा चित्रकार था जो दुर्लभ पक्षियों और बेहतरीन बेहतरीन कह सकते हैं दुर्लभ पक्षियों और अनोखे पुष्पों का बेहतरीन चित्रकार था। तो जहांगीर को प्रकृति की बहुत ही बेहतर समझ थी और उस बेहतर समझ को कोई
कह सकते हैं स्टूडियो में बैठकर उसने उस समझ को विकसित नहीं किया था। इसके लिए 13 बार कश्मीर की यात्रा की थी और प्रकृति को बहुत नजदीक से देखा था, बहुत नजदीक से उसने महसूस किया था और अपने अपने दरबार के चित्रकारों को उसने ऐसी ही तस्वीर बनाने के लिए प्रेरित किया था। तो यहां पर अब हम लोग इस बात को समझे तो एक तो पहली बात क्या हो गई कि छवि चित्रण की परंपरा बढ़ गई, दरबारी चित्रण की बजाय प्रकृति चित्रण की जो है कह सकते हैं कि जो रेट है उसका जो दर है वो दर बढ़ गया। इसी प्रकार जो है कहा जाता है कि जहांगीर के समय में जो भारतीय चित्रकला पर जो पर्शियन इंपैक्ट था ना, उस पर्शियन इंपैक्ट को पूरी तरह से छोड़ दिया गया। ठीक है, अब जहांगीर के समय तक जाते जाते भारत की जो मुगल चित्रकला शैली थी वो विशुद्ध रूप से भारतीय चित्रकला शैली बन गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषता थी जहांगीर के समय मुगल चित्रकला की। अब जहांगीर के समकालीन अगर हम कुछ प्रसिद्ध चित्रकार की बात करें, ये जरूर याद रखिएगा, इसके समकालीन प्रसिद्ध चित्रकार, तो इसका ना एक कोडिंग याद रखिएगा, बीम अदोगो मंसूफा। इसका एक कोडिंग याद रखिएगा, बीम अ दो गो, बीम अ दो गो मंसूफा। इसका मतलब बी से क्या हो गया, बी से बिशनदास। ये जहांगीर के समय के एक बहुत ही बेहतरीन चित्रकार बिशनदास। मां से कौन हो जाएंगे, मनोहर, मनोहर। आ से कौन हो जाएगा, अबुल हसन, अबुल हसन। दौ से क्या हो जाएगा, दौलत, दौलत। इसके बाद गो से क्या हो जाएगा, गोवर्धन, गोवर्धन। इसके बाद मंसू से क्या हो जाएगा, मंसूर। फा से फारूक बेग, फारूक बेग। ये जहांगीर के समय के अत्यंत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। और इसमें जानते हैं इसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है, सवाल जो है मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, और आप देखिएगा बहुत आराम से समझ जाएंगे कि जहांगीर ने बिशनदास को फारस के शासकों की तस्वीर लेने के लिए भेजा था। ठीक है, बिशनदास को फारस के शासकों की तस्वीर लेने के लिए भेजा था, जबकि बीजापुर के शासक की तस्वीर लेने के लिए उसने फारूक बेग को भेजा था। मंसूर के बारे में अभी अभी बताया कि यह दुर्लभ पक्षियों और अनोखे पुष्पों का बेहतरीन चित्रकार था, और इसके द्वारा बनाए गए चित्रों में सबसे प्रसिद्ध चित्र है बंगाल के अनोखे पुष्प का चित्र और साइबेरिया के विरला सारस का चित्र। बंगाल के अनोखे पुष्प का चित्र और साइबेरिया के विरला सारस का चित्र जो है मंसूर के द्वारा बनाए गए चित्रों में प्रसिद्ध चित्र है। जहांगीर के कहने पर दौलत ने बिशनदास, अबुल हसन और गोवर्धन का छवि चित्र और खुद का भी चित्र बनाया था, और मंसूर को जहांगीर ने क्या किया था, नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी, जबकि अबुल हसन को जो है उसने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी। तो इसलिए जो है यहां पर आप ये कह सकते हो कि बिशनदास बिशनदास इसने फारस, बिशनदास ने फारस के शासक की तस्वीर बनाई थी, बिशनदास। इसी तरह से फारूक बेग की अगर हम बात करें, फारूक बेग, इसने क्या किया था, बीजापुर के शासक की तस्वीर ली थी, बीजापुर के शासक की तस्वीर ली थी। फारूक बेग इसने बीजापुर के शासक की तस्वीर ली थी, बिशनदास फारस के शासक की तस्वीर बनाई थी। अगर हम मंसूर की बात करें तो मंसूर जो है ध्यान रखना है, दुर्लभ पक्षियों एवं अनोखे
पुष्पों का बेहतरीन चित्रकार। दुर्लभ पक्षियों और अनोखे पुष्पों का बेहतरीन चित्रकार, और इसके द्वारा बनाए गए चित्रों में प्रसिद्ध चित्र, इसके जो प्रसिद्ध चित्र है वो प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? साइबेरिया के बिरला सारस का चित्र और बंगाल के अनोखे पुष्प का चित्र। बंगाल के अनोखे पुष्प का चित्र, यह बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, बस लास्ट है, इसके बाद मंसूर। मंसूर अबुल हसन है। मंसूर को जो है ना जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? ध्यान रखना है, मंसूर की बात करें तो नादिर उल अस्र, नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी, जबकि अबुल हसन की बात करें तो यह नादिरुज्जमा, नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की थी। और कहा जाता है कि जो यहां पे अबुल हसन है ना, अबुल हसन के द्वारा बनाए गए जो तस्वीर है ना, उसमें प्रमुख चित्र है ड्यूटर के संत पॉल का चित्र। ड्यूटर के संत पॉल का चित्र, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है कहा जाता है कि दौलत, दौलत ने क्या किया था? बिसनदास, अबुल हसन और गोवर्धन का चित्र बनाया था, छवि चित्र, खुद का भी तस्वीर बनाया था। तो इस तरह से अगर देखें तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी ऐसी बातें जो है आपको पता चला होगा मुगल चित्रकला के संदर्भ में। इसके बाद देखिए शाहजहां का समय आता है, और शाहजहां को वास्तुकला और चित्रकला में, मतलब कह सकते हैं कि वास्तुकला में उसका ज्यादा इंटरेस्ट था। मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल जो है वो किसके समय में आता है? शाहजहां के समय में। जैसे कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय में आता है? जहांगीर के समय में। एक बात और ध्यान से समझिएगा कि शाहजहां के समय में यह बात सही है कि मुगल स्थापत्य और वास्तुकला के क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य जो है वो हुआ था, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि मुगल चित्रकला सर्वथा अवरुद्ध हो गया, यह भी कहना सही नहीं होगा, बल्कि थोड़ी बहुत जो चित्रकला का जो कार्य था वो यहां पे चलता रहा। और शाहजहां को कहा जाता है कि जो है दैवीय संरक्षण में अपनी तस्वीर बनाना बहुत ही पसंद था। जैसे कि तस्वीर में अपने अपनी जो है कह सकते हैं कि चेहरे के यानी सिर के पीछे आभा मंडल को बनाना, देवदूत का आकाश से जो है वो आना, और उन्हें जो है मतलब जो है कह सकते हैं कि ताज पहनाना, इस तरह के बहुत सारे तस्वीर जो है दैवीय संरक्षण में शाहजहां के बने थे। और औरंगजेब के समय की अगर बात करें तो औरंगजेब तो चित्रकला क्या कला के किसी भी रूप का जो है वो धूर विरोधी था, और कहा जाता है कि उसने मुगल चित्रकला को प्रतिबंधित कर दिया, संगीत को प्रतिबंध कर दिया। और आपको पता है कि मुगल कहा जाता है कि जब संगीत को जब उसने प्रतिबंधित कर दिया तो जो संगीतकार थे भाई उनके रोजी रोटी का सवाल था। तो वो संगीतकार क्या हुए कि वो संगीत का जनाजा निकाला। उनको ये लगता था कि अगर हम दरबार के समक्ष जब हम गुजरते चले जाएंगे, यानी कि दरबार के पास से होकर जब गुजरेंगे, रोते चिल्लाते बिलखते, तो हो सकता है कि औरंगजेब के कान में आवाज जाए और वो जो है वो थोड़ा जो है भावुक हो जाए, और संगीत पर उसने जो प्रतिबंध लगाया हो सकता है कि वो प्रतिबंध हटा ले। और यही सोचकर जो है संगीत का जनाजा संगीतकारों ने निकाला। राम नाम सत्य है जैसी कोई बात वो कहता हुआ जा रहा था, रोता बिलखता, और जैसे ही औरंगजेब के महल के पास आया, बहुत तेज तेज से जो है मतलब कहा जाए रुदाली की तरह जो है एकदम छाती पीट पीट कर रोने लगा। और फिर क्या होता है कि औरंगजेब के कान में आवाज पहुंचा भी वो देते हैं। औरंगजेब ने अपने दरबारी से पूछा कि ये किसका जनाजा निकल रहा है? तो दरबारी ने कहा, हुजूर आलमपना जहांपना, आपने जो संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, संगीतकारों ने उससे क्या जनाजा निकाला है।
तो औरंगजेब ने कहा, कुछ समय के लिए वो शांत रहा, और शांत रहने के बाद फिर अपने दरबारी से कहता है कि जाओ उन सारे संगीतकारों को कह दो कि वो इस संगीत को उस जगह पर दफन कर दे जहां से वो दोबारा निकलकर सामने में ना आ सके। तो इस तरह से औरंगजेब के समय में जाहिर सी बात है, जो इस तरह का विरोधी है, भले ही अपने शासन काल के बाद के काल में, अपने उत्तरार्ध में वो इस तरह का जो है वो कह सकते हैं कि कदम उठाना प्रारंभ किया था, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो औरंगजेब के समय तक जाते जाते मुगल चित्रकला पतन का के कगार पे पहुंच गया, उसका एक प्रकार से पतन हो गया। तो इस तरह से बाबर से लेकर औरंगजेब के समय तक मुगल चित्रकला को आप इस तरह से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सेशन में जो है मुगल चित्रकला की एक बेहतर समझ विकसित हुई होगी, और जो भित्ति चित्रकला से जो मिनिएचर पेंटिंग यानी लघु चित्रकला का जो भारतीय चित्रकला का सफर है, उस सफर को आपने देखा होगा। हालांकि बाद में मतलब कह सकते हैं कि जब जब अंग्रेजों का शासन काल आया तो भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्म हुआ। आपने राजा रवि वर्मा के बारे में सुना होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में, ईवी हैवेल के बारे में सुना होगा कि उन्होंने किस तरह से अवनींद्रनाथ टैगोर को जो है प्रेरित किया, और फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स या भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की। और उसी के एक बहुत ही प्रसिद्ध छात्र जो है नंदलाल बोस थे, जो कि कह सकते हैं कि 1950 में जब हमारे देश के संविधान लेखन का काम जो है या संविधान लागू हुआ, और 1949 तक जब संविधान लेखन का कार्य पूरा हुआ, तो नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने ही जो है भारत के संविधान के जो 22 भाग है, उसके प्रत्येक भाग के शुरुआती चैप्टर के जो चित्रांकन का कार्य हुआ है, वो नंदलाल बोस के ही जो है चित्रकारों के द्वारा किया गया। तो ये सब जो है आधुनिक चित्रकला, उसकी अपनी एक अलग जो है कह सकते हैं कि उनकी अपनी एक अलग कहानी, एक अलग इतिहास है। कभी मौका मिलेगा तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, आप लोग जरूर अपना फीडबैक लिखिएगा, जरूर फीडबैक दीजिएगा। तो आपका जो फीडबैक है ना, वो हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। आपको अगर लगता है कि इसमें कमी है तो जरूर आप लिखिए, अगर आपको लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं जरूर लिखिए। ठीक है, आपका जो कमेंट्स है ना, अच्छे बुरे सब हमें जो है अपने आप के मूल्यांकन के लिए एक पैमाने के रूप में वो कार्य करता है। तो वो पैमाना आप हमसे मत छीन लीजिएगा, आप जरूर दीजिएगा फीडबैक। और इसके बाद फिर हम सब एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।